आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। और दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम के इस कड़ी में आज हम एक विशेष बीमारी पर हम बात करने वाले हैं। और अक्सर सीनियर सिटीजन्स में ये प्रॉब्लम होती है, ये समस्या देखने को मिलती है। जब उम्र बढ़ती है तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके सुनने की जो क्षमता है वो कम होने लग जाती है, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम फिर क्रिएट होती हैं। और जो उनके बच्चे हैं, उनके परिवार में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार उनको तेज़ आवाज़ में बोलना होता है अगर वो कोई बात कहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनके जो ये सुनने की क्षमता की कमी की वजह से बातों को समझना और इन सब में मुश्किल होती है, तो जिससे काफ़ी एक जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। तो आज इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमने एक्सपर्ट के तौर पर आमंत्रित किया है MBBS MS ENT कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK सिंह जी को, जो कि एपेक्स हॉस्पिटल से हैं। सर, आपका स्वागत है सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। नमस्कार साथियों। और दोस्तों, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि जो बहरेपन की जो समस्या है वो अमूमन देखा गया है सीनियर सिटीजन्स को हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये इसका उम्र के से ताल्लुक़ होता है या किस वजह से ये जो बहरापन है ये हो जाता है? 60+ लोगों में ज़्यादा देखा जाता है अमूमन। बहरापन किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन या एल्डरली ग्रुप या वृद्ध लोग जो होते हैं, उनमें यूजुअली जो कारण सबको पता होता है और वो होता भी है, वो जो सुनने की नस है जो कान से दिमाग में जाती है, उसके डिजेनरेशन की वजह से दो तरह की दिक्कत आती हैं। एक तो सुनने में दिक्कत जाती है, आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाते, और दूसरा अगर सुन पाते हैं तो उसको समझने में दिक्कत जाती है। तो ये सुनने और समझने दोनों की बीमारी हो जाती है, जो यूजुअली जो सुनने की नस है उसकी धीरे धीरे कमजोरी की वजह से हो जाती है। और भी कारण वृद्ध लोगों में होते हैं, जैसे इन लोगों में बहुत ज़्यादा मैल इकट्ठा हो जाना, फंगस इकट्ठा हो जाना, ये भी कारण आते। तो ये लोग इसलिए हैं कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, लगता है कि सुनने की नस कमज़ोर है, लेकिन इनका कान अगर हम देखें और साफ़ कर दें तो कई बार बहुत अच्छा उनको इम्प्रूवमेंट आ जाता है सुनने में। तो कान के लोकल फैक्टर्स जो हैं, वैक्स और फंगस, जो साफ़ करने से ठीक हो जाते हैं, उनसे भी काफ़ी इनको आराम मिलता है। तो ये भी एक कारण है वैक्स फंगस ओल्ड एज में इकट्ठा होने की, क्योंकि ये लोग डायबिटीज़ या किसी और बीमारी से ग्रसित होते हैं जिसमें फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, अब वैक्स का जिक्र जैसे आपने किया, तो कई लोग घर पे वैक्स निकालने की कोशिश करते हैं, और कहा जाता है कि वैक्स जो हम निकालते हैं स्टिक से,
और कॉटन से, तो उसमें काफ़ी खतरा होता है कान को और वैक्स अंदर चली जाती है। तो ऐसे में क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से वैक्स क्लीन करना चाहिए अगर आप घर में कर रहे हैं तो? अगर आप घर में वैक्स का इलाज करना चाहते हैं तो उसमें तो आप सिंपल जो वैक्स डिज़ोल्वेंट ईयर ड्रॉप्स आती हैं, जो फॉरवैक्स, सॉलीवैक्स और एम वैक्स, इस तरह की ड्रॉप्स आती हैं, उनको डालिए। ईयरबड का इस्तेमाल उसमें वर्जित है। अगर ईयरबड से कान का मैल साफ़ करेंगे तो सबसे पहले वो अंदर जाएगा और थोड़ा बहुत वो चिपक के बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर जाने से सुनना और दिक्कत होगी, प्लस अंदर इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं। तो ईयरबड से तो हमें बिल्कुल साफ़ नहीं करना चाहिए। ईयरबड उसी कान में यूज़ करना चाहिए जिसमें हमें पता है कि कान में कोई वैक्स जमा नहीं है या कोई फंगस जमा नहीं है, सिर्फ ये है कि उसकी जो कान की दीवारें हैं उन पर थोड़ा बहुत फ्लेक्स जमा है, तो उनको साफ़ करने के लिए ईयरबड का इस्तेमाल होना चाहिए। अदरवाइज़ ईयरबड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कान के छेद होने की समस्या भी ईयरबड के इस्तेमाल से कई बार आती है। जी, तो ये तो रहे कि जो बहरापन है उसके क्या कारण रहते हैं, और अगर इसके हम लक्षणों की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है, लेकिन वो वाकई में बहरे नहीं होते हैं। मतलब कुछ लोग म्यूज़िक लाउड सुनते हैं, कुछ लोग लाउड बात ही करते हैं, तो एक आदत में शायद उनके आ जाता है। तो कैसे जानेंगे कि आपको वाकई में सुनने में प्रॉब्लम है या आप किसी आदत के शिकार हो गए? होता तो ऐसे ही है कि अगर सुनने में कमी हो तो बहुत लेट अप्रिशिएट होता है किसी को कि मुझे सुनने में कमी है। इस सेम देखने की कमी की वजह से भी अगर किसी को होता है तो लेट अप्रिशिएट होता है कि वो जो इंसान है वो सोचने लगता है कि इतना ही सुनता होगा। लेकिन अगर ये कंप्लेंट जब ज़्यादा दिक्कत बोलते हैं, ये जो कंप्लेंट करते हैं कि मुझे इस कान से मोबाइल ठीक सुनता है, मुझे इस कान से मोबाइल ठीक नहीं सुनता, या कोई वृद्ध आदमी बैठ के टीवी देख रहा हो घर में तो वो आवाज़ बढ़ाना चाहता है और बाकी सब बोलते हैं कितना आवाज़ तेज कर दिया, तो इस तरह से पता लगता है कि हाँ उनको जो सुनने की नस है या उनका जो हियरिंग है वो कम हो गया है विद दी एज। बाकी तो इसमें ऑडियोमेट्री की रिपोर्ट है या सुनने की जांच जो बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट स्पेसिफिकली बताती है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे कितना एम्पलीट्यूड का लॉस है। फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक लॉस जो बताती है, पता लगे कि हाई फ्रीक्वेंसी का लॉस है या लो फ्रीक्वेंसी का लॉस है। यूजुअली इन लोगों में हाई फ्रीक्वेंसी लॉसेस मिलते हैं शुरू में, और बाद में वो सारी स्पीच फ्रीक्वेंसीज को इन्वॉल्व करते हैं। जी, तो ये एक मतलब लक्षण है जिससे लोग घर पे पहचान सकते हैं कि हाँ उनको प्रॉब्लम है और डॉक्टर से अब संपर्क करना चाहिए। इसके और क्या बचाव हो सकते हैं? कुछ लोग, मैंने ये सुना है कई बार, अब ये कितना सही है गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, इससे कान बहरे हो जाते हैं। पत्ता गोभी कच्चा खाने से कान बहरे हो जाते हैं, ऐसा मैंने कई बार गाँव में सुना है। तो क्या ये इस तरह की भी बातें हैं कि भाई कुछ खाने से कान के बहरेपन का कोई ताल्लुक है? जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें तो ऐसा कोई नहीं है कि वो उस खाद्य पदार्थ को खाने से बहरापन हो जाता है। बहरापन के बचाव के बारे में बात करें तो लाउड स्पीकर पे तेज़ म्यूज़िक सुनना, डीजे पे तेज़ म्यूज़िक सुनना या वहीं डीजे के आसपास होना, ईयरफोन पे तेज़ म्यूज़िक सुनना जिसको साउंड ट्रॉमा बोलते हैं या एकॉस्टिक ट्रॉमा बोलते हैं। अगर आप 60 डेसिबल से ऊपर साउंड सुनते हैं और दिन में आप 3 घंटे से ज़्यादा सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी सुनने की नस कमज़ोर होने लगती है। दूसरा जो बचाव है वो है दवाइयाँ। दवाइयाँ ज़रूर ये है कि ओल्ड अगर कोई है या कोई वृद्ध आदमी है तो उसको वो दवाई जो कान की नस को नुकसान देती हैं, ओटोटॉक्सिक ड्रग टेक्निकल नेम है उसका, तो उन दवाइयों को प्रिवेंट करना चाहिए। प्लस किसी भी तरह का ड्रॉप जैसे सरसों का तेल या इन लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल लेते हैं कान में, तो ये भी कान की नस को कमज़ोर करती हैं। जी, ये तो रहे बात कि इससे क्या बचाव होने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज़, कुछ लोगों को बीच बीच में जब मौसम चेंज होता है तो कान में दर्द होने लग जाता है और काफ़ी तेज़ दर्द होता है और उनके कान का दर्द वो जबड़ों तक आता है नीचे तक, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? वो जो सर्दी में दर्द है या सर्दी जुकाम पेशेंट को लग गया है, उसमें कान में दर्द होता है और वो नीचे जबड़े तक आता है, वो यूजुअली कान के स्किन के इन्फेक्शन, एक्सटर्नल ईयर के इन्फेक्शन या मिडिल ईयर के इन्फेक्शन के कारण होता है।
नॉर्मली अगर एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन है वो तो जांच करके ही पता लगता है एक्सटर्नल ईयर का है मिडिल ईयर का है। एक्सटर्नल ईयर के इन्फेक्शन में कान के स्किन का इन्फेक्शन, वृद्ध लोगों में डायबिटीज़ के इन्फेक्शन की वजह से फंगस इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, तो वो एक कारण है कान में तेज़ दर्द होने का, और वो कान का जो पेन है वो गले की तरफ रेफर या गर्दन की तरफ रेफर्ड होके पूरे गर्दन में पेन आने का। और दूसरा जो मिडिल ईयर का कारण है वो एक ही कारण है कि गले या नाक में इन्फेक्शन की वजह से कान में पानी भर जाता है और कई बार उसमें मवाद बन जाता है जी। जैसे ही वो मवाद बनता है तो वो एक काफ़ी तेज़ दर्द देता है कान में, प्लस सुनने में भारी कमी देता है, प्लस अपनी आवाज़ भी अपने कान में गूंजना चालू हो जाती है। तो ये मिडिल ईयर के इन्फेक्शन की खास बात है कि कान में अपनी आवाज़ अपने कान में या अपने सिर में गूंजती हुई सुनाई देती है जी। तो ये तो हर उम्र में हो सकता है, ओल्ड में भी हो सकता है और यंग में भी, बच्चों में बहुत कॉमन होता है वैसे तो ये जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन है। एडल्ट में या एल्डरली में इतना कॉमन नहीं होता। एल्डरली में एक्सटर्नल ईयर के इन्फेक्शन जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जी। वो ज़्यादा कॉमन होते हैं जी। तो अगर किसी को सुनने की क्षमता किसी की कम है तो उसमें किस तरीके से फिर इलाज किया जाता है? इलाज करने में पहला तो टेस्ट है, आपको उसको क्वांटिफाई करना होता है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे कितना लॉस है, कितने फ्रीक्वेंसी पे कितना डेसिबल का लॉस है। पहला तो वो आइडेंटिफाई करना होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड ग्रेड में उसको डिफरेंशिएट करना होता है, उस तरह से इलाज होता है। जो मॉडरेट ग्रेड तक के हियरिंग लॉसेस हैं वो उसमें सुनने की मशीन की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती, जो आखिरी की सुनने की मशीन लगानी पड़ेगी। जो लॉसेस मॉडरेट से ज़्यादा ग्रेड के हैं उनमें सुनने की मशीन की ज़रूरत पड़ती है, या जो लॉसेस 50 डेसिबल के ऊपर के लॉसेस हैं उनमें सुनने की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इससे पहले कान की कोई दूरबीन की जांच जरूरी है। अगर कान का पर्दा बिल्कुल साफ सुथरा है और एक्सटर्नल ईयर कान में कुछ नहीं है, कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं, कोई वैक्स नहीं है, तो सुनने की मशीन ही एक ऑल्टरनेटिव है जो कारगर सिद्ध होती है। अदरवाइज सबसे पहले हमें एक्सटर्नल कान को देखना है, क्योंकि सुनने की मशीन अगर कोई वैक्स या फंगस होगा तो वो कामयाब नहीं है। इनफैक्ट अगर पर्दे में किसी में छेद भी होता है तो वो कामयाब नहीं है। दवाइयों में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कान की नस की ब्लड सप्लाई को बढ़ाती हैं, लेकिन ओवरऑल वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देती। वो सिर्फ थोड़ा सा समझने की शक्ति, जिसको स्पीच डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, वो थोड़ा समझने की शक्ति को बढ़ा देती हैं फॉर टाइम बिंग, लेकिन सुनने में उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। बोला ही जाता है कि वो जो लॉस हो रहा है, जिस रेट से वो लॉस बढ़ रहा है, वो उसको थोड़ा सा डिले कर देती हैं। एज रिलेटेड लॉस का जो रेट है लॉस होने का, उसको थोड़ा सा कम कर देती हैं। बाकी दवाई का इसमें कोई खास रोल है नहीं कि वो उसको रिवर्स या उसको ट्रीट या उसको क्योर कर दे। जी। कोई सर्जरी वगैरह या कुछ ऐसी हो जिससे कि दोबारा से सुनने की शक्ति वो लौट सकते हैं? ये सर्जरी जो है हम इसको कॉकलियर इम्प्लांटेशन बोलते हैं। कॉकलियर इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोग्राम है हिंदुस्तान में जो जन्मजात जो बच्चे होते हैं जिनकी सुनने की नस कमज़ोर होती है या खराबी होती है एक तरह से, या बनी नहीं होती है, तो उनमें कॉकलियर इम्प्लांटेशन का एक प्रोग्राम है जिसमें एक कान के बाहर हड्डी में मशीन फिट करके एक वायर, ट्रांसड्यूसर वायर ब्रेन में इंसर्ट करा जाता है, या ब्रेन के इंटरनल पार्ट में इंसर्ट करा जाता है, इनर ईयर के इंटरनल पार्ट में इंसर्ट करा जाता है। और वो कॉकलियर इम्प्लांट हमारे कंट्री में तो अभी वृद्ध लोगों के लिए इतना नहीं हुआ, अभी सिर्फ बच्चों के लिए और जो फौजी होते हैं, सैनिक होते हैं, क्योंकि वो कवर्ड होते हैं उनके पॉलिसीज़ में, जो आर्म फोर्सेस की पॉलिसीज़ होती हैं, तो उनमें क्योंकि ये काफ़ी महंगा इलाज है, 8 लाख करीब का खर्चा आ जाता है कॉकलियर इम्प्लांट लगाने में। लेकिन ये एक ऐसा इलाज है जो कॉकलियर इम्प्लांटेशन जो बाहर के देशों में बहुत कॉमनली होता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस में कवर्ड होके इतना बड़ा खर्चे का इलाज हो सकता है। इसीलिए हमारे देश में अभी एल्डरली पेशेंट में कॉकलियर इम्प्लांटेशन का जो इलाज है वो पूरी तरह से फेमस नहीं हुआ, या उसको प्रख्याति नहीं मिली कि कॉकलियर इम्प्लांट भी एक तरह का मैकेनिज्म है। वो बिल्कुल हियरिंग एड की तरह ही है, लेकिन वो हियरिंग एड सीधे ब्रेन में फिट है, आप ये समझ लीजिए। जी। तो इसमें किसी तरीके का कोई रिस्क होगा? क्योंकि जब ब्रेन की बात आती है तब पेशेंट जो होता है वो डरने लग जाता है कि ब्रेन में अगर कुछ भी कहा जाता है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा वही है, और क्या इसमें कोई रिस्क वगैरह रहता है अगर इस इम्प्लांट में? कान के सर्जरी का जो नॉर्मल रिस्क होते हैं, दूसरे कान के सर्जरीज के जो नॉर्मल रिस्क होते हैं, उसी तरह के रिस्क होते हैं। स्पेशल कोई इसमें रिस्क नहीं होता। इसमें एक की होल सर्जरी की तरह है, एक ट्रांसड्यूसर
इनर ईयर में जाता है। इनर ईयर क्योंकि ब्रेन का पार्ट है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ब्रेन के पार्ट में एक सर्जरी हो रही है। एक ट्रांसड्यूसर वायर जो स्टिमुलेट होता है साउंड से, वो ब्रेन को, ये समझ लीजिए आपकी जो सुनने की नस को बाईपास करके एक ट्रांसड्यूसर वायर ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और उससे आप सुनना चालू कर देते हैं। तो इसमें ऐसा कोई स्पेशल कोई खास रिस्क नहीं है, सिर्फ एक जो नेगेटिव बात है या एक जो बात है जिसकी वजह से ये फेमस नहीं हो पा रहा या ये उसमें नहीं आ पा रहा है, इसका कॉस्ट बहुत है, क्योंकि मशीन का कॉस्ट 6.5 लाख या 6.5 लाख रुपए से चालू होता है। ऑपरेशन का टोटल कॉस्ट अराउंड से 8 लाख रुपए के ऊपर हो जाता है। जी, चलते चलते डॉक्टर साहब आप क्या हिदायत देना चाहेंगे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो किस तरह से अपना ख्याल रखें? सीनियर सिटीजन को जो दूसरी सिस्टमिक डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन तरह की बीमारी, इनको अपना कंट्रोल में रखना चाहिए। पहले तो जो एज रिलेटेड लॉस होगा वो तो देखो होगा ही, सबको ही होता है, सबको कैटरैक्ट बनता है, सबको प्रोस्टेट बढ़ता है, सबको सुनने की नस खराब होती है, सबकी चमड़ी खराब होती है, सबका स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ना कुछ एट्रोफी या डिस्क प्रोलैप्स होता है या डेसिकेटेड डिस्क होता है। तो ऐसे सुनने की नस भी खराब होती है जी। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, तेज आवाज़ नहीं सुनना बहुत देर तक, डीजे, लाउडस्पीकर, ईयरफोन, और दवाई लेते समय बिल्कुल ध्यान रखना है कि 40-45 साल की उम्र के ऊपर हमें कोई भी ऐसी दवा जो कान की नस को ख़राब करती है उसको नहीं लेना है। और अगर आप अपनी ऑडियोमेट्री जो अभी मेडिकल टेस्ट में नहीं आती, हम लोग अपना सुनने का जांच नहीं कराते, ब्लड टेस्ट तो हम सारे करा लेते हैं, ईसीजी, एक्सरे भी करा लेते हैं, आई टेस्ट भी अब होने लगा है नॉर्मल मेडिकल चेकअप में, लेकिन ऑडियोमेट्री अभी नॉर्मल मेडिकल चेकअप में नहीं आया। ऑडियोमेट्री अगर हमें नॉर्मल मेडिकल चेकअप में अगर हम करवाने लगे तो हमको लॉस के बारे में पहले से पता लग जाएगा और हम उसकी और सावधानी कर पाएंगे। प्लस कान की जांच भी ज़रूरी है। बहुत दिनों तक लोग वैक्स फंगस लेके घूमते रहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से सरसों का तेल या कोई घर की औषधि या जो भी घर में सलाह मिलती है वो डालते रहते हैं। वो सब आप ना डालें, अननेसेसरी को वो कान का पर्दा और कान की नस को खराबी करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इतनी सारी जानकारियाँ दी। कान के सुनने की क्षमता के कम होने और बहरापन से जुड़ी हुई बातों पर आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सामुदायिक रेडियो की ओर से। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।